हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम है। इसमें बता रखा है कि स्ट्रेस की वजह से हमें इलनेस बीमारियां होती हैं और स्ट्रेस से हमारे इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है, मतलब जैसे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है और काम करता है, उसको डिक्रीज़ या रिड्यूस करने लग जाती है। जैसे 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 मतलब स्ट्रेस बढ़ता रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता रहता है, वो ढंग से काम करना बंद करने लग जाता है। और जो इम्यून सिस्टम होता है वो ऑब्वियस हमें पता है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को सेफगार्ड करता है, बचाता है अटैकर्स से। बॉडी को अंदर से भी बचाता है और बाहर से भी बचाता है कि बाहर से भी अगर कोई पैथोजन या कोई वायरस बैक्टीरिया एजेंट आ रहा है तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करेगा हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने में। और अगर बॉडी के अंदर विद इन कुछ दिक्कत हो रही है उससे भी इम्यून सिस्टम पूरा फाइट करने में हमारी हेल्प करेगा। फिर आ जाती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो 1 मार्क्स में पूछी भी जा सकती है, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी। इसका मतलब ये है कि जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, मैंने लिखा भी है सामने, साइको हमारा दिमाग रिलेटेड माइंड हो गया, न्यूरो नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, इम्यूनोलॉजी हमारा इम्यून सिस्टम से आया है। यानी कि इसमें ये तीनों चीज़ों के बारे में बात होगी। और ये जो साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी है ये एक स्टडी है जो कि फोकस करती है माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम के बीच का जो लिंक है ना उस पर ये पढ़ती है, जो कि स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, उनको कि स्ट्रेस की वजह से क्या क्या असर पड़ता है या क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इफ़ेक्ट है हमारे इम्यून सिस्टम पर स्ट्रेस का, ये उसको पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे बता रखा है कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें हम WBC कहते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, पूछा जा सकता है इनका दूसरा नाम। ये इम्यून सिस्टम के अंदर होते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, ढूंढते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को, जिनको हम एंटीजेंस भी बोलते हैं, जैसे कि वायरस हो गए या जो हमारी बॉडी को हार्म कॉज कर रहे हैं वो। और ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं जो कि इन वायरसेस से लड़ती हैं। यहाँ पर बहुत सारे तरीके से, मतलब बहुत सारे तरह के, बहुत सारे टाइप के, अलग अलग काइंड के हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं या ल्यूकोसाइट्स भी इनका नाम होता है इम्यून सिस्टम के अंदर, जैसे कि T सेल्स हो गए, B सेल्स हो गए और नेचुरल किलर सेल्स हो गए। T सेल्स जो होते हैं वो इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि जो हमारे लिए खतरा है या जो हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इन्वेडर, ठीक है, या जिसने हमारे एरिया में कब्जा करा है, मतलब जिसकी वजह से हमें बेसिकली हार्म या कोई रिस्क है, इन्वेडर। T सेल्स उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, उन्हें ख़त्म करेंगे। देन आ जाते हैं T सेल्स के अंदर ही, T सेल्स के साथ ही जो काम करते हैं T हेल्पर सेल्स, ये भी WBC का पार्ट होते हैं क्योंकि T सेल्स भी WBC के अंदर ही आते हैं। T हेल्पर सेल्स ये इंक्रीज़ करते हैं इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को, इम्यून सिस्टम का जो काम होता है, इम्यून सिस्टम जैसे काम करता है उसकी एक्टिविटी, वर्किंग, फंक्शनिंग को ये इंक्रीज़ करते हैं या उसे और ज़्यादा इम्प्रूव, एनहांस करते हैं। T हेल्पर सेल्स ही होते हैं जिनको हमारा HIV नाम की जो प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, अटैक कर सकता है या इन पर हमला कर सकता है। और इसी वायरस की वजह से हमारा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जैसे हम एड्स नाम की बीमारी भी बोलते हैं। यानी कि T हेल्पर सेल्स होते हैं जिनको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस अटैक कर सकता है, उनके ऊपर हमला कर सकता है या उसके लिए ख़तरनाक है। T हेल्पर सेल्स के लिए HIV, और HIV वायरस है जो कि कॉज करता है एड्स नाम की प्रॉब्लम को। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और T हेल्पर सेल्स करते क्या हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं हमारी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को। देन आ जाते हैं बी सेल्स हमारे हेल्प करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में, यानी कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो कि किसी भी डिजीज़ या कोई भी अगर बीमारी, इलनेस हमें हुई है उससे लड़ने में हमारी हेल्प करती हैं। नेचुरल किलर सेल्स ये लड़ते हैं दोनों से, वायरस से भी और ट्यूमर्स से भी। आगे बता रहा है कि जो स्ट्रेस होता है ये अफेक्ट कर सकता है नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिसिटी को। साइटोटॉक्सिसिटी ये होती है कि एक सेल की जो शक्ति है, जो लड़ने की क्षमता है, जिसके लिए बेसिकली सेल काम करता है, या जिस हद तक वो सेल की, मतलब जितनी एबिलिटी है कि वो उस डिज़ीज़ से या बॉडी को उस प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सकता है, बचा के रख सकता है और उस डिज़ीज़ से लड़ सकता है, वो होता है सेल साइटोटॉक्सिसिटी।
मतलब कि जो कि बाहर से एजेंट आए हैं उन्होंने बॉडी में पॉइजन, जहर या टॉक्सिक फैला दिया है। तो सेल टाइप साइटोटॉक्सिसिटी वो लिमिट या वो डिग्री है जिसकी वजह से हार्म जो है कॉज हुआ है हमारे सेल के अंदर, और उसकी मतलब एबिलिटी ख़त्म हो गई प्रोटेक्ट करने की हमारे इम्यून सिस्टम को, क्योंकि इम्यून सिस्टम के अंदर होते हैं ना सेल्स, जैसे WBC अभी हमने देखा। तो ये सेल साइटोटॉक्सिसिटी होती है और स्ट्रेस अफेक्ट कर सकता है नेचुरल किलर सेल की इस एबिलिटी को, सेल साइटोटॉक्सिसिटी को, कि मतलब सेल कब तक उस डिसीज़ से लड़ पाएगा। ठीक है, ये बहुत मेजर इम्पोर्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करती है हमारी बॉडी को डिफेंस करने में, बचाने में, तब जब बहुत सारे इन्फेक्शन या कैंसर किसी पर्सन को हुए हो या कोई बीमारी प्रॉब्लम हमारे ऊपर अटैक कर रही हो, तो हमें डिफेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उससे प्रोटेक्ट करने में, बचाने में। और अगर नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिसिटी कम हो जाती है, उसके लेवल्स रिड्यूस होने लग जाते हैं, तो लोगों में देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, हाईली स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स जिनको आगे जाके इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम फेस करने या एग्ज़ामिनेशन में बैठना है, बिरीव्ड पर्सनस, ये वो पर्सनस होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत कीमती खोया होता है। और कीमती मतलब क्या, अपने किसी बहुत क्लोज वन को खोया होता है, किसी रिलेटिव को खोया होता है, जिनकी लाइफ में उन्होंने बहुत लॉस सफ़र किया होता है इन फॉर्म ऑफ पर्सनस और समथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली लोग ही जो इनके बहुत क्लोज थे और वो उन्हें छोड़ के चले गए, उन्होंने उन्हें खो दिया, वो होते हैं बिरीव्ड पर्सनस। या वो जो कि बहुत ज़्यादा हद तक डिप्रेस्ड है, जो बहुत ज़्यादा हद तक डिप्रेस्ड हो चुके हैं, वो वाले लोग। स्टडीज़ ये रिवील करती हैं, बताती हैं कि इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है वो उन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा अच्छे से या बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से होती है जिनको सोशल सपोर्ट मिल रहा होता है। सोशल सपोर्ट तो बाहर के लोगों से ही मिलेगा, मतलब फैमिली हो गई, हमारे आसपास के लोग, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली सबको उनके प्रॉब्लम्स या मुश्किलों में सपोर्ट करे, कहीं कहीं करती है, कहीं कहीं नहीं करती। दोस्त हो गए या और कोई हो गया, सोशल सपोर्ट कुछ भी हो सकता है मतलब। और जो हमारे इम्यून सिस्टम में चेंजेस होते हैं उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट उनकी हेल्थ पर पड़ता है जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है बीमारियों को या प्रॉब्लम्स को झेल कर। आगे फिगर 3.4 के बारे में बता रखा है कि ये फिगर बताती है, इंडिकेट करती है, डिपिक्ट करती है कि जो सीक्वेंस है नेगेटिव इमोशंस का, उसमें पहले हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं उनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग वीक होने लग जाती है, इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है, तभी वो हमारे मेंटल दिमागी हालत को और जो फिज़िकल हेल्थ, जो बॉडी की हमारी हेल्थ होती है, उसे अफेक्ट करना शुरू करता है। जैसे फियर, एंगर या हॉस्टिलिटी है, इसकी वजह से एंग्री आउटबर्स्ट हुआ, गुस्सा आया, वो सारा बाहर निकाल दिया, या नखरे दिखाना शुरू करा, थ्रोइंग टैंट्रम, विड्रॉल, छोड़ दिया, मना कर दिया, और होपलेसनेस की फीलिंग आई, आगे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, जो है यही है। और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हुए जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हुआ और हमारी मेंटल दिमागी हालत ख़राब होने लगी। फिज़िकल इलनेस, हमें बॉडी में दिक्कतें, बीमारियाँ, इलनेसेस लगना शुरू हुई, हम सिक हो गए या बीमार पड़ गए। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को हम अकम्पनी कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं या नेगेटिव इमोशंस के साथ में देख सकते हैं, और इसके एसोसिएटेड बिहेवियर्स होते हैं जैसे कि डिप्रेशन हो गया, हॉस्टिलिटी हो गई। हॉस्टिलिटी क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी और के खिलाफ, लाइक वॉर में जा रहे हैं लड़ने तो एनिमी से लड़ना है, एनिमी के खिलाफ, वो स्ट्रॉन्ग एंगर वाली फीलिंग है, मतलब बहुत अनफ्रेंडलीनेस टाइप होते हैं। ठीक है, एंगर है, अग्रेशन है, ये सारा गुस्सा। और नेगेटिव इमोशंस स्टेट्स जो होती हैं वो पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने के लिए या पढ़ने के लिए, मतलब इन पे हमें पर्टिकुलर कंसर्न पे करना पड़ता है, अलग से इन्हें अटेंशन देना पड़ता है नेगेटिव इमोशंस को देखने के लिए या पहचानने के लिए, क्योंकि इनको बहुत केयरफुली देखना पड़ता है। इनके नेगेटिव इमोशंस स्टडीज़ के जो इफ़ेक्ट्स होते, ये हमें बताते हैं कि स्ट्रेस के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस ने कैसे कैसे अपना असर डाला है, ये इन्फ्लुएंस दिखाया, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है स्ट्रेस का हमारी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर। इसीलिए जो नेगेटिव इमोशन स्टेट्स होती हैं, अगर कोई पर्सन दिखा रहा है या उसमें नेगेटिव इमोशंस बिहेवियर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इस पे हमें पर्टिकुलर अलग से कंसर्न या अटेंशन पे करनी पड़ती है, जिससे कि हम स्ट्रेस के जो इफ़ेक्ट है उस पर्सन की हेल्थ पर उसे पढ़ सकें।
और जो इंसिडेंस होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, फिर चाहे वो कोई पैनिक अटैक हो, कोई ऑब्सेसिव बिहेवियर हो, बार बार करने वाला बिहेवियर जो कि करना ज़रूरी नहीं है लेकिन हमारा दिमाग परेशान है हम उसे कर रहे हैं, लाइक रीचेकिंग, काउंटिंग, कॉन्टिन्यूसली हैंड वॉशिंग, ये ऑब्सेसिव बिहेवियर होते हैं। ओसीडी एक डिसऑर्डर है, आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में। ये बढ़ जाता है तब जब स्ट्रेस बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता जाए और चलता ही जाए, ख़त्म ही ना हो, मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही ना निकले। और जो वरीज़ हैं, जो चिंताएं हैं, वो इस लेवल तक पहुंच सकती हैं कि वो हमारे लिए डरावनी हो सकती हैं, हमारे आसपास वालों के लिए फ्राइटनिंग साबित हो सकती हैं, पेनफुल हो सकती हैं, पेनफुल फिज़िकल सेंसेशन, मतलब मे बी हम उसमें खुद को भी हार्म करते जा रहे हैं और ऑब्वियसली हमारी वजह से दूसरों को भी दिक्कत होगी जो हम खुद को सेल्फ हार्म करेंगे। और इनको हार्ट अटैक भी समझा जा सकता है, मतलब मिस्टेकनली इन्हें हार्ट अटैक भी बोला जा सकता है, समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल सेंसेशन इन्वॉल्व है, बॉडी रिलेटेड सेंसेशन है। इसलिए लोग जो कि बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस के अंडर रहते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके डेवलप करने को वो ज़्यादा उनके चांसेस हो जाते हैं कि उनको इरेशनल फियर्स हो जाएंगे, जैसे कि मूड स्विंग्स है, मूड कब चेंज हो जाए अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं बता सकता। फोबियाज़ डेवलप कर सकते हैं वो। फोबियाज़ को बेसिकली इरेशनल फियर्स बोला जाता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर हमें डर लगता है, फिर चाहे वो हाइट हो, वाटर हो, कुछ भी हो। जैसे एगोराफोबिया होता है, अनफेमिलियर सिचुएशंस में एंटर करने में हमें डर लगता है। और वही लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें दौरा पड़ रहा हो डिप्रेशन का, एंगर का या इरिटेबिलिटी का। यही नेगेटिव इमोशंस अपीयर हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं या आ सकते हैं, जिन्हें हम बाद में रिलेट कर सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के साथ या इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है उसके साथ। और जो हमारी खुद की एक एबिलिटी होती है ना इंटरप्रेट करने की, कि हम कैसे वर्ल्ड को इंटरप्रेट करेंगे, किस नज़रिए से, किस परसेप्शन से दुनिया को देखेंगे और कैसे उस इंटरप्रिटेशन को अपना खुद का पर्सनल मीनिंग देंगे, क्या उसमें इमोशंस लगाएंगे, कैसे कब रिएक्ट करेंगे, इसका बहुत पावरफुल और डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है, सीधा सीधा असर पड़ता है इसका हमारी खुद की बॉडी पर। यानी कि जो हमारी एबिलिटी या कैपेबिलिटी, वो क्षमता है अपने वर्ल्ड को समझने की, इंटरप्रेट करने की, परसीव करने की, हम किस नज़रिए से दुनिया को देख रहे हैं और कैसे हम आगे अपनी उस इंटरप्रिटेशन को, जो हमने वर्ल्ड को देखकर अपनी समझ बनाई है, उसको उस हिसाब से अपना मतलब खुद के पर्सनल एग्जिस्टेंस को उस हिसाब से मीनिंग दे रहे हैं, कौन से इमोशंस वहाँ पे लगा रहे हैं, कब कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसका बहुत पावरफुल डायरेक्ट सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर कि हम बाहर की सिचुएशंस को कैसे ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या हमारे लिए पॉजिटिव है, क्या हमारे लिए नेगेटिव है, और हम कब कैसे एक्ट करेंगे, कब क्या बिहेवियर हम दिखाएंगे। नेगेटिव मूड्स को हम एसोसिएट कर सकते हैं ख़राब हेल्थ आउटकम के साथ भी या बुरी हेल्थ के साथ भी, जिसमें इंसान को बहुत सारे सिकनेसेस, इलनेस या बीमारियाँ और उसकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ना हो और उसका इम्यून सिस्टम इफेक्टिवली काम ना कर रहा हो। जैसे कि होपलेसनेस की फीलिंग जो रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम वर्सनिंग ऑफ डिजीज़ के साथ, कि बहुत बुरी तरह कोई डिजीज़ हो गया और उसके गलत गलत इफेक्ट बॉडी में सब कुछ नेगेटिवली दिखने लगा है, उसका हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है, या फिर इंजरी का रिस्क बढ़ गया और डेथ भी हो सकती है बहुत सारे केसेस में। एक बार मैं नेचुरल किलर सेल्स का फिर से बता देती हूँ कि जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे किस में इन्वॉल्व होते हैं कि वो हमारे वायरस से भी फाइट करेंगे, मतलब दोनों से फाइट करने में इन्वॉल्व होते हैं, कि दो चीज़ों से, वायरस से भी और ट्यूमर से भी। वायरस तुम्हें पता है क्या होता है, ट्यूमर्स हमारे क्या होते हैं, ट्यूमर्स हमारा कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब कि एक एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है जो इकट्ठा हो गया है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है एबनॉर्मल है, वो कब इकट्ठा हो गया, जब सेल्स ग्रो कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं एक से ज़्यादा पार्ट में, या जितना उन्हें डिवाइड या ग्रो करना चाहिए उससे ज़्यादा डिवाइड और ग्रो कर रहे हैं एबनॉर्मली, जो कि नॉर्मल नहीं है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। और जब सेल्स को मर जाना चाहिए, डाई हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, सेल्स की भी एक एज लिमिट होती है कि अब सेल ग्रो करेगा, अब डिवाइड 1 से 2 में या 2 से 3 में, मतलब ये नहीं कि सेल्स बढ़ते ही जाएंगे, आगे डिवाइड होते ही जाएंगे और कभी मरेंगे नहीं, वो सेल अगर डाई नहीं हो रहा जब उसे मर जाना चाहिए और आगे ग्रो करता ही जा रहा है तो वो एबनॉर्मल है, और वही हमारा ट्यूमर में आगे जाके एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है, वही बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, यही चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।